Hello everyone, I am Dr. Anurag Sharma. I am the chairman of Department of Cardiac Sciences at Ojas Super Specialty Hospital, Sector 26, पंचकुला. मैं यूजुअली आप लोगों को काफ़ी प्रिवेंटिव हेल्थ टिप्स देता रहता हूँ डिफरेंट चीज़ों के बारे में, हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट अटैक क्या होता है. आज मैं आपको इस जर्नी में थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ कि जब पेशेंट को प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको फिर ठीक कैसे करते हैं. तो आई विल इंट्रोड्यूस टुडे टू माय कैथ लैब, जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है जिसको हम बोलते हैं, जिसको कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओजस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या क्या एडवांस्ड फैसिलिटीज़ हैं और हम कहाँ तक एक पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं. हमारे पास जो लैब है वो है फिलिप्स की लैब है, FD10 लैब है, जिसके अंदर की वोल्केनो आईवस इनबिल्ट लगा हुआ है, जिसमें कि हमें इमीडिएटली अगर पेशेंट के हार्ट के अंदर नाड़ियों में जाके देखना पड़े तो हम इमीडिएटली उसको असेस कर सकते हैं कि भी नाड़ियों की स्थिति क्या है, कैल्शियम कितना है और उसको वेसल साइज़ क्या है. अगर डिफ्यूजल डिजीज़ आर्टरीज़ है तो उसको हम डील कर सकते हैं इन ए बेटर मैनर और पेशेंट को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं. आज मैं आपको कुछ एक केस दिखाऊंगा जो कि बहुत टफ केस हमने करा अपनी लैब में, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको. मैं आपको बता रहा था, ये एक 66 इयर्स के जेंटलमैन हमारे पास आए जिनकी की एक मेजर नाड़ी में ही ब्लॉकेज थी. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आर्टरी में ये कैल्शियम है, ब्लैक ब्लैक. यूजुअली इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी हो जाती है. कई बार तार के साथ बलून नहीं जाता है, कई बार तार चली जाती है, बलून नहीं जाता. इनकी आर्टरीज काफ़ी ज़्यादा लंबी ब्लॉकेज थी. इनको सर्जरी की ऑप्शन भी दी हुई थी हमने, लेकिन इन्होंने सर्जरी रिफ्यूज़ कर दी. हालांकि इसमें एंजियोप्लास्टी भी नॉर्मल नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें जब हमने तार डाली तो तार के बाद जो बलून था वो जा नहीं रहा था, बलून यहीं पर अटक रहा था. तो ये सारा जो कैल्शियम है बेसिकली, इससे अगर हम इसमें अननेसेसरी बिना कैल्शियम को तोड़े स्टेंट डालेंगे तो स्टेंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और कई बार एक्सपैंड नहीं होता और उसमें जान को खतरे वाला अटैक भी आ सकता है. ऐसी सिचुएशन में अगर आप रोटा अब्लेशन नहीं कर सकते तो फिर आप बाईपास करवाइए, नहीं तो आप रोटा अब्लेशन की जो ऑप्शन है वो पेशेंट को दीजिए. रोटा अब्लेशन एक एडवांस्ड प्रोसीजर है जो सारी कैथ लैब में नहीं होता है, तो धीरे धीरे लोग इसको अडेप्ट कर रहे हैं. अगर आप देखें तो हमने पहले नॉर्मल वायर डालते हैं, माइक्रो कैथेटर ये जा रहा है, और उसके बाद फिर हमने इसको नॉर्मल वायर से चेंज किया. और आप ध्यान से देखें, ये है 1.5 मिलीमीटर का रोटा अब्लेशन बार, जो कि 1,80,000 RPM पे जाके इस कैल्शियम को तोड़ रहा है. ये बेसिकली डायमंड बर होता है जिससे कि हम इसको, ये ऐसे घूमता है और उसके बाद ये हम इसको बरिंग कहते हैं, ये बर करके फिर हमने इसको धीरे धीरे प्रोग्रेस इसमें करना होता है. तो लुकिंग एट एवरीथिंग, फ्लो ठीक रहे पेशेंट का, नाड़ी में रप्चर ना हो और काफ़ी जो इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं. तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये हमारा जो है कैथेटर आगे एडवांस कर रहा है, रोटा अब्लेशन वाला. यहाँ पे भी एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी जैसे फंस रहा है, तो हम इसको धीरे धीरे पैकिंग मूवमेंट्स करते हैं और उसके बाद ये जो है ये आप देख लेंगे कि अल्टीमेटली हम इसको क्रॉस कर देंगे और यहीं पे है जो कि प्रॉब्लम ज़्यादा थी. अल्टीमेटली हमने क्रॉस कर लिया है इसको, और उसके बाद फिर हम चेक करके देखते हैं, फ़्लो बड़ा कम आ रहा है नेचुरली. और उसके बाद ये पॉलिशिंग रन लिया हमने, एंड उसके बाद फिर हमने इसकी बलूनिंग करके एक स्टेंट यहाँ लगाया और एक स्टेंट यहाँ प्रॉक्सिमल लगाया, पूरा पोजीशनिंग करके. आफ्टर जो स्टेंट लगाने के बाद ये प्रॉपर स्टेंट के अंदर भी हम बलूनिंग करते हैं. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप स्टेंट को प्रॉपर पॉलिशिंग करें और उसकी प्रॉपर एक्सपेंशन देखें. और अब ध्यान से देखें तो बहुत बढ़िया स्टेंट पूरा लग गया है. इवन ये ब्रांच भी चल रही है, ये भी सारी चल रही है. एंड दिस पेशेंट का जो ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट इज़ एक्सेलेंट. जहाँ जहाँ हमें लगता है तो नाउ यू कैन सी द ब्यूटीफुल फ्लो इन द LED आर्टरी. तो ये पेशेंट को चलने पे एंजाइना हो रही थी, थोड़ा भी चलने पे इसको भारीपन आ रहा था. नाउ दिस पेशेंट इज़ डूइंग एब्सोल्युटली वेल. दिस इज़ द वे वी डू द एंजियोप्लास्टी विद रोटा अब्लेशन टेक्निक. ये रूटीनली नहीं यूज़ करते. ये एंजियोप्लास्टी में तभी इस्तेमाल करते हैं जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो, आपका बलून क्रॉस ना कर रहा हो, या वो लीजन जो है वो बिल्कुल ब्रेक ना हो.
बिकॉज जब तक आप बेड प्रिपेयर नहीं करोगे, स्टेंट एक्सपैंड नहीं होगा, पेशेंट को दोबारा रीस्टेनोसिस हो जाएगा और दोबारा स्टेंट ब्लॉक हो जाएगा। तो मोस्टली जब स्टेंट ब्लॉक्स होते हैं तो उसके अंदर मोस्टली कारण होता है कि स्टेंट जो है आपका प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर रह गया तो वहाँ पे भी दोबारा ब्लॉकेज आ जाएगी, पेशेंट को दोबारा सिम्टम आ जाएंगे। सो रोटाबुलेशन एक क्या चीज़ होती है? रोटाबुलेशन बेसिकली एक कैथेटर होता है जिसके ऊपर एक बर होता है, जैसे मैंने दिखाया आपको। ये जो बर है, ये उसको पैक करके हम उसको बेसिकली रोटेट करते हैं, रोटेशन मोशन से ये उसको ब्रेक करता है। बेसिकली ये जो प्लाक होता है उसको मॉडिफाई कर देता है, उसके अंदर थोड़े टीयर्स ले आता है जिससे उसे दरार पड़ जाती है उसके अंदर। उसके बाद उसको बलून से फिर प्रॉपर खोलते हैं ताकि स्टेंट जो है वो प्रॉपर एक्सपैंड कर जाए और जो नाड़ी के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक जो कैल्सीफाइड बर्डन है वो कम हो जाए। अब कई हमारे पेशेंट पूछते हैं कि कैल्शियम में जमता क्यों है? कैल्शियम आमतौर पर ज़्यादा डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जमता है, या जिनका कि ज़्यादा स्मोक करते हैं उनको जमता है। और कईयों को टेंडेंसी होती है कि उनका कैल्शियम जमता ही ज़्यादा, कई ऐसे डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसके अंदर की बॉडी के अंदर जगह जगह कैल्शियम ज़्यादा जमता है। तो इसके लिए पहले से जांच भी कराई जा सकती है, जैसे कैल्शियम स्कोरिंग वगैरह होती है। तो पहले से पता भी लग जाता है कि अगर हमारे कैल्शियम जम रहा है तो हम अपने टेस्ट कराएं कि भाई कैल्शियम क्यों जम रहा है, बिकॉज कैल्शियम से ही फिर आगे जाके ब्लॉकेजेस कई बार आते हैं। कॉरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग जो होती है वो सीटी स्कैन वाली एंजियोग्राफी से भी पता लग जाती है। और बाकी खास इसमें रिस्क नॉर्मल एंजियोप्लास्टी से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है, पर अगर एक्सपर्ट हैंड्स में करें और प्रॉपर प्रिकॉशन लेके करें, प्रॉपर बर टू आर्टरी रेशो का प्रॉपर ध्यान रखें, तो मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द वेरी सेटिस्फाइंग केस। जो ये पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में भी गए थे पर उन्होंने हमारे को ही चूज़ किया, तो हमें इस बात का गर्व भी है और हम बड़े थैंकफुल हैं पेशेंट के कि हम उसकी मदद कर सके और पेशेंट ठीक हो गया। सो थैंक यू, धन्यवाद।